जी जी बेटा, दिस इज टुडेज टॉपिक एंड टुडेज टॉपिक इज अबाउट डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड ट्राइसेकेराइड। तीन तरह का एक क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन है कि मोनोसेकेराइड क्या होता है, मोनो, डाई और ट्राइसेकेराइड क्या होता है। ठीक है बेटा, तो ये आपने डिफरेंस देखना है कि मोनोसेकेराइड क्या होता है बेटा। मोनोसेकेराइड, ये मोनोसेकेराइड इज अ सिंपल यूनिट कंसिस्ट of only one unit. They serve as a building block for more complex carbohydrate। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई है। ठीक है, डेफिनेशन अगर आपने देखनी तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन देख लें, इसके अलावा तो ठीक है। तो ये बिल्ड इसकी डेफिनेशन है ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, कि मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, कि मोनोसेकेराइड्स आर दो सेकेराइड, ठीक है, कि विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंपल यूनिट, ठीक है, ओनली वन यूनिट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो इसमें एग्जाम्पल जो है, एक तो ये ग्लूकोज की एग्जाम्पल आती है, ये मोनोसेकेराइड है। फ्रक्टोज है, ये भी मोनोसेकेराइड है। गैलेक्टोज है, लेक्सोज और जाइलोज, ये वो सेकेराइड्स है। इन सबको हम कैटेगराइज करते हैं मोनो में। ठीक है, दिस इज मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। ठीक है, तो ये सारे मोनोसेकेराइड की एग्जाम्पल है। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन पे, ये वाला कि व्हाट इज डाइसेकेराइड। ठीक है, डाइसेकेराइड मैंने बता दिया कि डाई अगर मोनो एक बनाता है, ठीक है, तो डाइसेकेराइड ग्रुप ऑफ शुगर है। पहली बात, अ ग्रुप ऑफ शुगर कंपोज्ड ऑफ टू मोनोसेकेराइड ग्रुप, दो मोनोसेकेराइड मिलकर एक डाइसेकेराइड बनाते हैं। ठीक है, यानी एक मोनोसेकेराइड और दूसरा मोनोसेकेराइड जब ये आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, डाइसेकेराइड ग्रुप। ठीक है, इसकी एग्जांपल जैसे माल्टोज है। ठीक है, अब ग्लूकोज और दो ग्लूकोज आपस में मिलकर माल्टोज बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह सक्रूज कैसे होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो उनसे एक और चीज बनती है जिसका नाम है सक्रूज। इस तरह लेक्टोज के अंदर ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है। ठीक है, अब बेटा ये ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सारी चीजें है ना, ये मोनोसेकेराइड है। अगर हम इसको देख लेना बेटा, देखिए ये ग्लूकोज है, ठीक है, तो ग्लूकोज आपके पास मोनोसेकेराइड है। इसी तरह अगर दो मोनोसेकेराइड ग्लूकोज भी आपस में मिलता है, ठीक है, तो इनसे एक और बनता है जिसका नाम होता है, जिसको कोलेक्टिव माल्टोज कहते हैं। ठीक है, अब माल्टोज जो है ये डाइसेकेराइड है क्योंकि एक इससे और इससे मिलकर बना है। ठीक है, तो जब दो मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं तो इस कंपाउंड को कहते हैं डाइसेकेराइड। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल है। फिर देख लीजिएगा बेटा कौन कौन से हैं बेटा। एक तो डाइसेकेराइड की डिफिनेशन ये होती है कि डाइसेकेराइड इज अ ग्रुप ऑफ शुगर कंपोज ऑफ टू मोनोसेकेराइड ग्रुप्स, ठीक है, लिंक टुगेदर बाय लॉस ऑफ, ये तो इसकी यानी लिंक टुगेदर थ्रू द लॉस ऑफ शुगर, ये भी है। अब देखिए जरा गौर से देखिए, ये दोनों, अब ये दोनों है ग्लूकोज, दो ग्लूकोज आपस में मिलकर बनाते हैं माल्टोज। इस तरह ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलकर बनाते हैं सक्रूज, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, लैक्टोज। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो माल्टोज है इसके अंदर एक ग्लूकोज और एक ग्लूकोज है। एक ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है और दूसरा ग्लूकोज भी मोनोसेकेराइड है। दो मोनोसेकेराइड मिलके एक माल्टोज बनाते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज भी मोनोसेकेराइड है, फ्रक्टोज भी मोनोसेकेराइड है। बोथ मोनोसेकेराइड कंबाइन टू फॉर्म अ डाइसेकेराइड विच इज सक्रूज। ठीक है, इस तरह ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों आपस में मिलकर, ये दोनों मोनोसेकेराइड है, लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं तो इसको लैक्टोज होता है जो दूध के अंदर होता है। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल हमने पढ़ ली डाइसेकेराइड की। अब बेटा इसी से रिलेटेड अगर हम नीचे हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आते हैं, ट्राइसेकेराइड की बात करते हैं। बेटा अब देखें ट्राइसेकेराइड, ट्राई का मतलब क्या है, तीन, सेकेराइड मानी चीनी। डाई का मतलब देखो यहाँ पे डाई का मतलब क्या आता है, देखें अगर आप देखें ना, डाई का मतलब होता है दो और सेकेराइड माने शुगर। इसी तरह ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन, सेकेराइड माने शुगर।
अगर दो मोनोसेकेराइड मिल के क्या बनाते हैं, दो एक डाई से, अगर दो मोनोसेकेराइड मिलकर एक डाइसेकेराइड बनाते हैं तो इसको हम डाइसेकेराइड कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर दो मोनोसेकेराइड मिल या तीन मिलकर एक कंपाउंड बनाए तो उसको हम ट्राइसेकेराइड कहते हैं। ट्राइसेकेराइड की डेफिनेशन क्या है, देखो, इसमें तीन हेक्सोज स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। वो ट्राइसेकेराइड आर शुगर्स, वो शुगर जिनके अंदर तीन हेक्सोज है। जैसे देखें रेफिनोज जो है ना, रेफिनोज एक कंपाउंड है, ये मोलेसिस में पाया जाता है, जिसके अंदर तीन हेक्सोज होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, ये देखें, ये नई जेरो ट्राइओज, माल्टो ट्राइओज, इसी तरह और मेलीजाइटोज, ये तीन जो है ना ये रेफिनोज के अंदर होता है, ठीक है। तो ये इस तरह जो एक मोनोसेकेराइड होगा, एक सिंपल एक कंपाउंड, अगर शुगर एक कंपाउंड बनाता है तो उसको मोनोसेकेराइड कहते हैं, अगर दो बनाएगा तो डाइसेकेराइड, अगर तीन बनाएगा तो ट्राइसेकेराइड। ये तो इसकी एग्जांपल में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देख ले, डिस्क्राइब द बॉन्डिंग। देखिए क्वेश्चन देख लें बेटा, क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बॉन्डिंग इन प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्डिंग होती है क्या होती है, अमाइनो एसिड। अगर मैं एक प्रोटीन एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपको ये समझ आ जाएगा। देखिए बेटा ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारे बुक में भी है और ये हमारे सिलेबस में भी है। तो ये बॉन्डिंग आपसे पूछा गया कि इसकी बॉन्डिंग कैसी होती है, ठीक है। यहाँ पे आर लगा दें, इस पे एच लगा दें, ठीक है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, ठीक है। 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। इस तरह के 20 मॉलिक्यूल मिल जाए, 20, ठीक है, तो उससे एक प्रोटीन बनता है। उससे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो ये अमाइनो एसिड की हमने पढ़ ली है थोड़ी सी डेफिनेशन, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट टाइम बेटा इसी से, अब देखो कैसे मिलेगा। देखिए बेटा, देखो एक अमाइनो एसिड अगर आप देखेंगे, अगर आप ये अमाइनो एसिड अभी जिसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, एक अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड आपस में जब मिलते हैं, ठीक है, तो यहाँ से वाटर लॉस हो जाता है। देखिए जरा वाटर निकल गया, ये वाटर आपको नजर आ रहा है, देखिए। बाकी ये सारा स्ट्रक्चर इन दोनों से कंबाइन होकर डाइपेप्टाइड बना लेता है, ये ले, ठीक है। इसको अगर हम छोटा सा बना लें तो ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। जब एक और अमाइनो एसिड में इधर NH2 होता है, ठीक है, यहाँ CH3 होता है और यहाँ H होता है। तो इसी तरह एक और कंपाउंड के साथ मिलेगा तो NH2 को मैं ओपन में एक में लिख सकता हूँ, ठीक है, ये ले। अब देखो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और ये इनके साथ कंबाइन हो जाएगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। तो ये तो लिंकिंग, इसको डाइपेप्टाइड भी कहते हैं। ये इस लिंकिंग को, इस लिंकिंग, ये लिंकिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। देखिए अगर आप गौर से देखें ना, ये लिंकिंग यहाँ पर है, ठीक है। चले नीचे आते हैं बेटा, इसी के साथ एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे ये क्वेश्चन देख ले कि इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज कि एक्सप्लेन सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स, ठीक है। ये हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा था, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख भी ले तो उसमें मैंने पढ़ा हुआ भी है कि एनिमल, प्लांट्स एंड मेरीन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे अब एनिमल, प्लांट्स, मेरीन ऑर्गेनिज्म, ये तो मेन सोर्सेज है। मेरीन ऑर्गेनिज्म में ये सैल्मन और वेल मछली आती है जो कि आपको लिपिड्स वगैरह देती है, ठीक है। इस तरह मिल्क जो है ना, मिल्क तमाम जानवर के फैट में से बनता है, जिससे बटर, घी, चीज एक्सेट्रा बनते हैं। इस तरह प्लांट से कौन कौन से निकलते हैं, सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स, जैसे सनफ्लावर, कॉर्न है, कॉटन है, ग्राउंड नट है, कोकोनट है, ओलाइव है। ये गुड सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ये कोड लिवर ऑयल जो होता है ना, ये मछली, इन दो मछलियों में से निकलता है, ठीक है। तो obtain फ्रॉम द सैल्मन एंड वेल्स। तो ये हमने पहले ही डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। बस क्वेश्चन ये था कि उसने क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि सोर्सेज है, तो आपने लिखना है कि मेन तो एक तो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स फैट्स एंड ऑयल कहते हैं, एक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। और थर्ड सोर्स मेरीन है, मेरीन जितने भी एक्वेटिक एनिमल है, मेरीन ऑर्गेनिज्म है वो भी।
प्लांट्स के अंदर कौन कौन से है? सनफ्लावर है, कॉर्न है, कॉटन, ग्राउंड नट, कोकोनट ऑयल, ये सारे वगैरह गुड सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल है। एनिमल के अंदर कौन कौन से होते हैं? जैसे मिल्क प्रोड्यूस फ्रॉम द एनिमल फैट्स, जिसमें से बटर निकलता है, घी, चीज, ये सारे गाय और भैंस के दूध में से ये चीजें निकलती हैं। मेरीन में से ये दो मछलियां, सालमन एंड वेल, इसमें से कोड ऑयल निकलता है, देखिए ये कोड ऑयल, ठीक है। तो ये इसके सोर्सेज हैं और ये उसके मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसी तरह बेटा लिपिड की यूजेस क्या है, उसने लिखे हुए तो बहुत है, ये यूजेस जरा चेक कर लें इसके बेटा, ये यूजेस है सारे। इसको अगर आपने पढ़ना है तो हम थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए, सारे यूजेस हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये तमाम यूजेस ऑफ है, ठीक है, यूजेस ऑफ लिपिड्स है, लिपिड्स के यूजेस है, ठीक है। नंबर 1, जैसे बटर कहाँ इस्तेमाल होता है बेटा? बटर, घी, वेजिटेबल ऑयल्स आर यूज फॉर कुकिंग, फ्राइंग ऑफ फूड, प्रिपेयरिंग बेकरी आइटम्स एंड स्वीट वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है, ठीक है। मैमल्स के जो लेयर के नीचे एक स्किन होती है ये, ठीक है, फैट की बनी होती है, जो कि थर्मल इंसुलेटर के तौर पे काम करती है। इसी तरह फैट्स प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन फ्रॉम शॉक्स, जैसे बॉडी के कुछ नाजुक अज़ा होते हैं उसको शदीद इंजरी से बचाती है। जैसे आप देखें ना कि हार्ट हो गया, किडनीज हो गए हैं, इनको इंजरी से बचाने के लिए इसके गिर्द एक फैट की लेयर होती है, ठीक है। इस तरह कुछ विटामिन जैसे ए, डी, ई जो होते हैं ना, ये इसेंशियल फॉर लाइफ होते हैं, हेल्थ के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन ये पानी में और ब्लड में सॉल्व नहीं होते, इसलिए फैट्स में सॉल्युबल होते हैं। तो जब ये सॉल्युबल इन लिपिड्स में होते हैं, चर्बी में होते हैं, तो ये हमारी बॉडी को ए, डी और ई चाहिए, लेकिन हमारे ब्लड में ये डिजॉल्व नहीं होते। फिर क्या होता है कि ये चर्बी के अंदर, फैट्स और लिपिड्स के अंदर ये डिजॉल्व हो जाते हैं, तो वो हमारी बॉडी के अंदर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगला देखिए बेटा, नंबर अगला है कि फैट्स एंड ऑयल्स आर इंपॉर्टेंट फूड सोर्सेज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जितनी एनर्जी देगा, ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फैट्स एंड ऑयल 3x 4x या 2x टाइम्स ज्यादा उससे देगा, ठीक है। इसी तरह आगे चले जाते हैं, अगला कि फूड जो है ना ये कैटालिटिक कन्वर्टर के तौर पे भी काम करता है। कैटालिटिक कन्वर्टर का मतलब ये नहीं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के तौर पे भी काम करता है। मतलब आप घी से ऑयल बना सकते हैं, यानी अपने घी से आप घी से ऑयल बना सकते हैं अगर इसमें से हाइड्रोजन और निकल वगैरह गैस पास की जाती है, ठीक है, ये भी एक प्रोसेस है। बाकी आवर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ हार्मोन के लिए होता है, जैसे विटामिन डी एंड बाइल एसिड वगैरह। तो ये तमाम यूजेस है, ठीक है। तो आपने यहाँ से आपने ये यूजेस में से सिर्फ ओनली 2 to 3 याद करनी होती है, पेपर में 2 से 3 तक आती है, ठीक है। तो ये आप ये समझ ले कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपके पास मैं लिख देता हूँ कि इम्पोर्टेंट है, ये सारी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप बेशक पूछ ले। ओके बेटा, यहाँ से नीचे चले जाते हैं, थोड़ा सा नीचे जाके हम डिस्कस कर लेते हैं कि आगे क्या है। अगला है कि गिव सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन। तो बेटा पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन के क्या सोर्सेज है, कौन से यूजेस है। देखिए जरा, पहली बात है कि सोर्सेज प्रोटीन के क्या क्या है, ठीक है। नंबर 1, मीट है, फिश है, एग है, मिल्क है, चीज है, ये तो प्रोटीन के सोर्सेज हैं। अगर आप इसको अलग लिखेंगे तो ये एक मिल्क आता है, ठीक है। फिश आपको प्रोटीन देने का सबसे बड़ा सोर्स है। अंडे जो हम डेली खाते हैं बेटा, ये भी है, ठीक है। इसी तरह मिल्क हो गया। इसी तरह अगली चीज़ है चीज़, जिसको आप लोग पनीर कहते हैं, ये तमाम प्रोटीन आपको प्रोवाइड करते हैं। और प्लांट्स के अंदर भी है, जैसे पल्सेस होती है, दालें होती है, लोबिया होता है, गोश्त होता है, अंडे होते हैं, मछलियाँ, ये तमाम प्रोटीन के सोर्सेज में आता है, ठीक है। तो प्रोटीन के सोर्सेज में से अगर हम देखें तो बेटा ये यहाँ तक पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है,
ठीक है, क्योंकि ये आपको बताता है सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इस तरह आगे चलते हैं बेटा, इसी तरह आगे चलेंगे बेटा। तो यूजेस ऑफ प्रोटीन अभी मैंने बता भी दिया आपको, ठीक है, कि प्रोटीन और डाइट के लिए ज़रूरी है। ये अमाइनो एसिड देता है, अमाइनो एसिड से मसल, हेयर, एंजाइम्स और बॉडी टिश्यूज रिपेयर होते हैं। ठीक है, इसी तरह प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, इस तरह और भी ये यूजेस चेक कर लें बेटा, ये यूजेस सारे देख लेना। यूजेस सारी यहाँ पर है, बल्कि यहाँ से है, दो पीछे से भी थी। ठीक है बेटा, कौन कौन सी है दोबारा चेक कर ले बेटा। प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर बोथ फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, स्पेशली बच्चों के लिए, इन चिल्ड्रन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक प्रोटीन है जिसको गेलेटिन कहते हैं, इज ऑब्टेन बाय हीटिंग बोन्स एंड टेंडन्स इन वाटर। ठीक है, इट इज यूज इन बेकरी गुड वगैरह में इस्तेमाल होता है। इस तरह इंजाइम्स आर प्रोटीन दैट कैटलाइज स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रिएक्शन करता है, विदाउट विच लाइफ वुड बी इनकम्प्लीट। ठीक है, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनके बगैर लाइफ इनकम्प्लीट होती है। तो और दूसरे प्रोटीन जो होते हैं एंटीबॉडीज दैट हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीज आर लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल। जितने भी एंटीबॉडीज होते हैं ना, ये सारे प्रोटीन होते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। ठीक है, इसी तरह सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट हमने बताया हुआ भी है। ठीक है, यहाँ पे देख ले बेटा कार्बोहाइड्रेट, यहाँ से यूजेस एंड सोर्सेज। तो सोर्सेज तो ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सोर्सेज है बेटा, देख ले। जिनमें से पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट द मोस्ट एबंडेंट, का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा क्लास है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन चीजें होती है। ठीक है, इसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो मोनोसेकेराइड का मतलब क्या होता है, जिसमें एक चीनी का मॉलिक्यूल बनता है। डाइसेकेराइड जिसमें दो चीनी के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये सारा हमने पीछे भी पढ़ लिया, लेकिन दोबारा भी आप चेक कर लेना। ठीक है, इसी तरह सेलुलोज क्या होता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, फॉर एग्जांपल कॉटन इज प्योर सेलुलोज। जो कपास होती है ना, कॉटन यानी जो रुई वगैरह होती है, ये प्योर सेलुलोज है। इस तरह स्टार्च इज प्रेजेंट इन सीरियल, सीरियल अनाज को कहते हैं, जितने भी अनाज होते हैं ना बेटा, अनाज। ठीक है, उसके अंदर ये वीट, बार्ले, राइस, मेस, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सब स्टार्च पैदा करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इसके यूजेस पढ़ लें तो यूजेस भी इसके हैं, कुछ यूजेस आगे हैं कार्बोहाइड्रेट के, यहाँ से लेकर ये तमाम यूजेस है। ठीक है, तो हम इसमें से कुछ पढ़ लेते हैं। नंबर वन, जब जैसे ये वाला है यूजेस है कि कार्बोहाइड्रेट स्टोर एनर्जी करता है प्लांट्स और एनिमल के अंदर। 1 ग्राम ऑफ सेलुलोज का आपको ग्लूकोज कितनी एनर्जी देता है, 15.6 किलो जूल एनर्जी देता है। इस तरह ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये फूड सोर्स होता है मोस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्लांट्स के स्ट्रक्चर मटेरियल में भी काम करता है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया पूरा। सक्रूज इज यूज एज अ कॉमन टेबल शुगर है, जो हमारे घरों में चीनी इस्तेमाल होती है ना, C12H22O11, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट है, इसको सक्रूज कहते हैं। इस तरह ग्लूकोज जो हमारी बॉडी के, जानवर के बॉडी के मसल्स और लीवर के अंदर स्टोर होती है, ये क्या करता है, ग्लाइकोजन बनाता है। ग्लाइकोजन जो है ना लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्वायर है, जो हमारे एनर्जी देता है काम करने के लिए। ठीक है, इसी तरह स्टार्च इज यूज टू मेक रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, मेथनॉल, CH3OH को कहते हैं स्पिरिट जो होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनती है। इसी तरह स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू डेक्सटेन व्हिच इज यूज्ड एज अ एडहेसिव फॉर स्टैम्प एंड वॉलपेपर, ग्लूज वगैरह की इस्तेमाल होती है। ठीक है, सारी यूजेस पे जब आए तो ये कोई एक छोटा सा टॉपिक नहीं होता, ये बहुत लंबा टॉपिक चला जाता है। ठीक है, यूजेस इसकी बहुत ज्यादा होती है। काउ, गोट, कैटल, डियर, शीप एंड टर्माइट्स, पिस्सू वगैरह जो होते हैं, डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम सेलुलोज, इसी तरह खुराक इनसे हासिल करते हैं। सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ फूड फॉर हीट, हाउसिंग एंड फर्नीचर के लिए इस्तेमाल होता है। हम लकड़ी जलाते भी ईंधन के तौर पे, फर्नीचर भी बनाते हैं। वुड जारी बात है, सेलुलोज है, लकड़ी सेलुलोज होती है, तो यूज टू मेक पेपर एंड वुड पल्प के लिए भी इस्तेमाल होती है। सेलुलोज फाइबर, कॉटन और वगैरह, सेलुलोज एसीटेट वगैरह, इन सब के लिए इस्तेमाल होती है। तो यूजेस इसकी मैंने सारी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, आप इसको 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगला एक क्वेश्चन है, वो भी इसे डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल क्या है, तो हमने बड़ा डिस्कस किया था। देखो ये डिफरेंस देख लें,
बड़ा आसान सा डिफरेंस है। नंबर 1, फैट्स और ऑयल में जो फर्क है ये आप चेक कर ले बेटा, ये देखें बहुत इजी सा है। नंबर 1, जो फैट्स होते हैं ना बेटा, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं, मेड अप एनिमल, मोस्टली ज्यादातर एनिमल से बने होते हैं, और मोर सेचुरेटेड होते हैं। सेचुरेटेड मतलब क्या होता है कि इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, जबकि ऑयल जो होते हैं ना इनमें डबल बॉन्ड होता है। दे आर लिक्विड। ये बस ये फर्क ये देख लीजिए, सॉलिड और ये लिक्विड, ठीक है। ये एनिमल से ज्यादा हासिल होते हैं, ये प्लांट से ज्यादा हासिल होते हैं, ठीक है। ये सेचुरेटेड है तो ये लेस सेचुरेटेड है। बस ये 2-3 डिफरेंस आपने देखने हैं, ठीक है। यहाँ तक बेटा इस लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आज हमारा लेक्चर खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह या मंडे को इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।